घुसूंगा। आप मुझे सिस्तान में जो कि ईरान का प्रांत है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान से लगा हुआ, एक इंडियन सेंचुरी या ट्रेनिंग कैंप दिखा दीजिए। तो ऐसी बातें करके ये सिर्फ अपने को ही नाखुश कर रहे हैं, अपने को ही नेगेटिविटी में ले जा रहे हैं। अगर किसी देश को अपने दूर दराज के लोगों से, प्रांतों पर दिल से राज करना है, उसका एक ही तरीका है, शुरुआती दौर में दूर दराज के लोगों को आप उनके जैसा छोड़ दीजिए, जिसे हम हमेशा बोलते रहे हैं, ऑटोनॉमी। आप बलूचिस्तान के लोगों को ऑटोनॉमी दे दीजिए, उनके सरदारों को, उनके कबीलों को उनके ऊपर छोड़ दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कैसे वो आस्ते आस्ते आपके दोस्त बन जाएंगे। लेकिन नहीं, जैसा अभी कहा गया है, ठीक जैसे कलात में जबरदस्ती आर्मी ने जाकर कब्जा कर लिया और कलात के जितने सरदार थे उनको यातनाएं दी, प्रताड़नाएं दी, उनके ऊपर अत्याचार हुए, डॉक्यूमेंटेड है। तो ऐसे तो आप बलूच लड़कों का या बलूचिस्तान के लोगों का दिल कभी नहीं जीत पाएंगे। तो मैं ये कह के ही करूंगा कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है, आप इसको फौजी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश ना कीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन जिस तरह की यहाँ पर इरशाद अहमद का रवैया या बातें जो नजर आती हैं, वो तो उन्हें सीधे सीधे कहा जाए कि वो प्रेम जता देते हैं। जिस तरह से तमाम आतंकी, उनकी बड़ी सिलेक्टिव अप्रोच नजर आ जाती है। लेकिन मैं यहाँ पर तपिश चौधरी जी से समझना चाह रही हूँ। तपिश चौधरी जी, ये जरा बताइए कि इधर बार बार इरशाद अहमद या फिर पाकिस्तान के नेता या उन पत्रकारों की मजबूरी कही जाए या कुछ भी, क्योंकि उन्हें अपनी बात को बचाना है, तो उन्हें सिर्फ इंडिया ही एंटी इंडिया सिंड्रोम नजर आता है। अब बलूचिस्तान में एक नया संविधान लागू कर दिया। अब बलूचिस्तान के एक नेता हैं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि भाई अब अगर शांति चाहिए बलूचिस्तान में तो वो सिर्फ आजादी के साथ ही मिल पाएगी और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर भी हमारे जो इरशाद अहमद है, पैनलिस्ट हैं, उनको लगता है कि भारत ये सब करवा रहा है। तो क्या यहाँ का पाकिस्तान का, ये कहा जाए आईएसआई हो या पाकिस्तान की सेना हो, पाकिस्तान के तमाम प्रॉक्सीज हो, वो इतने पंगु या नाकाबिल नजर आ रहे हैं क्या कि घर में आकर घुस जाते हैं लेकिन ये कुछ कर नहीं पाते, या अपने किए पर सिर्फ ढकने की कोशिश है भारत का नाम लेकर? जी नैना जी, एक्चुअली पाकिस्तान में तो कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं बम फट जाए तो वो हिंदुस्तान ही करवाता है। तो ये जो है वो जो सरकारें चलती आपकी बात पे हंस भी दिए हैं इरशाद अहमद जी ने, उन्होंने उस पे लगा दी मुहर। मिलिट्री करती है, उसके लिए उनको इकट्ठा, उस पब्लिक को इकट्ठा करने का एक ही कारण है, एंटी इंडिया सेंटीमेंट। दूसरा देखिए, इस चीज को थोड़ा भारत और पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य से अलग हटके देखते हैं। देखिए, इंसर्जेंसी वर्ल्ड में किसी भी देश में हो सकती है। अब डॉक्टर इरशाद की ये मजबूरी है कि अगर इनको जिंदा रहना है पाकिस्तान में तो ऐसी ही बातें करनी पड़ेंगी जैसी ये कर रहे हैं, ना वरना पाकिस्तान में सर्वाइवल इतना आसान नहीं है। पर मैं इसको थोड़ा सा अलग हटके देखता हूँ। देखिए, इंसर्जेंसी क्यों होती है? या तो किसी और दूसरे देश का कुछ ना कुछ उसमें उद्देश्य होता है, तो उसको मिलिटेंसी को इंसर्जेंसी का नाम दिया जाता है। इसमें जैसे कि हमारे कश्मीर में हुआ कि मिलिटेंसी फैलाई गई। पाकिस्तान की हरकतें आजादी के बाद से वैसी रही, जैसे बलूचिस्तान को कब्जाने की कोशिश की, फिर कश्मीर को कब्जाने की कोशिश की, फेल हो गए तो दूसरे रास्ते अपनाए। लेकिन इंसर्जेंसी का जो बलूचिस्तान में सबसे बड़ा रीजन है, देखिए बलूचिस्तान इस समय, चाहे उन्होंने कब्जा कर रखा है बलूचिस्तान के ऊपर पाकिस्तान ने, 44% एरिया है, लैंड एरिया की हम बात करते हैं, तो पॉपुलेशन सिर्फ 6% है, अप्रोक्सीमेटली 1.4 करोड़। पाकिस्तान में जितने भी मिनरल्स या खनिज भंडार मौजूद हैं, उसका 55% जो है बलूचिस्तान से आता है। तो आप इन आंकड़ों के हिसाब से बताइए कि सिर्फ 6% आबादी 55% मिनरल्स के साथ और ऑलमोस्ट 1/3 जीडीपी में जो कंट्रीब्यूट करता है, वो गरीब बेरोजगार कैसे हो सकता है? तो इसलिए आपने उनको अपना कभी माना ही नहीं, उनको नोच के घसीट के खाया, उनके माल को बाहर बेचा, उनको कुछ मिला नहीं। तो और दूसरी बात, उनके सेंटिमेंट्स पहले से ही अच्छे नहीं थे, क्योंकि आपने उन पे जबरदस्ती कब्जा किया था। तो आप उनको मारोगे भी, उनको लूटोगे भी, उन पे कब्जा भी करोगे और उनको खाने को भी नहीं दोगे, तो भाई फाइनली तो यही होगा। आप कब सीख लेंगे? आप बांग्लादेश की बात कर रहे थे, बांग्लादेश से सीख नहीं ली आपने, तो अब तो सीख ले लीजिए। अगर आज अब भी नहीं सीखेंगे तो भाई साहब आपका गिलगित और सिंध और ये सब अलग होने वाले हैं। आप चिल्लाते रहिए, ये पंजाबी आर्मी कितने दिन तक रोक पाएगी किसी को? आपको बताता हूँ, मुझे सुनिए। देखिए, आपने अभी बांग्लादेश की बात की, बांग्लादेश को हमने नहीं दबाया हुआ था, बांग्लादेश को आप जुल्म कर रहे थे। अपनी नानी अम्मा हसीना शेख के थ्रू आपने उन पे कब्जा किया हुआ था। जब उनको होश आया, जब उन्होंने अपना कंट्रोल संभाला, खुदा की कसम मैं बार बार आपके चैनल पे कहता हूँ, अगर खातून
हमारी रिश्तेदार होती तो पाकिस्तान आती, वो भागकर हिंदुस्तान क्यों गई? आज बांग्लादेश में इलेक्शन हो रहे हैं, कितने पुरअमन, कितने बेहतरीन तरीके से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, और जब रिजल्ट आएगा आपको मालूम पड़ेगा कि उन्होंने आजादी का कैसे जश्न मनाया। दूसरी बात, आपकी एंकर नैना भी कह रही थी, आप भी कह रहे थे कि मेरी आर्मी सोई हुई, जो दहशतगर्द आते हैं। मेरी आर्मी ने मई में आपको बता दिया कि हम कितने जागे हुए हैं। 1.5 अरब लोगों को मुर्गा बना करके मेरी चंद जवान एयरफोर्स के और आर्मी के आए, अंदर घुसे हिंदुस्तान के, आपको पैरों पे लिटाए और वापस आए। देखे, दुनिया ने देखा। मैं तो हैरान ये होता हूँ कि मतलब हार के भी जीत का जो नगाड़ा बजाने का जो आपका हुनर है ना, हम तो कम्पीट नहीं कर पाएंगे आपसे। आप बजाते रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे ही मारते रहेंगे और आप बजाते रहना। और देखिए, हमें अगर आपके घर में घुसना होता ना, तो बलूचिस्तान का चार्टर लागू होते ही उनका संविधान हम उसको रिकॉग्नाइज भी कर देंगे। पर हमारी आदत नहीं है जबरदस्ती बिना बात के किसी के घर में घुसना आपकी तरह। करनी पड़ेगी। बांग्लादेश आपसे आजाद हुआ, उन्होंने आजादी हासिल की, आज इलेक्शन होगा, अरे इरशाद अहमद, आप अपने नॉलेज को जरा दुरुस्त तो कर लें। बांग्लादेश भारत का हिस्सा था क्या जब आजाद हुआ? देखिए, यहाँ पर तो अनुज माथुर जी भी हंस रहे हैं इस बात को लेकर। मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा जनरल नॉलेज को दुरुस्त करने वाली बात है जी। इतना कम ज्ञान, इतना आंखें बंद, इतनी मतलब उसको मैं स्क्रिप्ट मिली होगी बताने के कि क्या हुआ था। 93,000 सैनिक इनके पतलून उतार करके ढाका में नॉन सरेंडर किया था, वो पूरी दुनिया जानती है। मई में क्या हुआ ये इनको खुद पता है, इनको शर्म आ रही है बोलने में भी। मई में क्या हुआ है, 4 घुस गए, 5 इधर आ गए। नूर खान एयरबेस कहाँ गया, सारा एयर डिफेंस कहाँ गया, आपको पता नहीं है। हाँ, आपको मालूम नहीं है किस प्रकार से भीख मांगी है आपने, भीख मांगी है, भीख। आपको पता, आप छोड़ दीजिए, और इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो समझना है आप उसको समझते रहिए। अभी जो मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है और बलूचिस्तान में क्यों हो रहा है, उसकी सारी जिम्मेवारी आपके ऊपर है, आपकी सेना की मिसहैंडलिंग के ऊपर है। पिछले 40 साल से वहां पर 50 साल से लगातार ये बातचीत चल रही है वहां पर, और 2005 से लेके आज तक लगातार बीएलए बलूचिस्तान वाले अपनी स्वतंत्रता के लिए आपसे लड़ रहे हैं। कभी भी आप इतिहास उठा के देख लें, मार्च तक बलूचिस्तान एक अलग इंडिपेंडेंट कंट्री था। ये आपको पता नहीं है तो ज्ञान अपना वर्धन कर लें पहले। बांग्लादेश 1971 में आपके चंगुल से आजाद हुआ है। आपने जो दमन चक्कर चला रखा था, 4 लाख रेप, 40 लाख लोगों की हत्या बांग्लादेश में। जनरल टिक्का खान, आप स्वयं अपनी किताबें उठा के देख ले कि बुचर ऑफ बंगाल किसको कहा जाता है, बुचर ऑफ बलूचिस्तान किसको कहा जाता है। आपको इतिहास नहीं पता, आप पढ़ के आइए, कृपया पढ़ के आइए, आप इतिहास समझिए। 93,000 लोगों ने पतलूने उतार, और यही वो बलोच भी यही कह रहे हैं कि पिछली बार सिर्फ पतलूने उतारी थी, इस बार और भी कुछ उतारा जाएगा आपका। 93,000 सोल्जर, आज तक ऐसा नहीं हुआ इतिहास में। इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर है, शर्म खाइए आप। लेकिन हालांकि जो हुआ, मुझे लगता है कि बतौर किसी भी देश की सेना के लिए ये अच्छा नहीं है, ये ऑफ कोर्स बड़ा शर्मनाक है। लेकिन इरशाद अहमद जी, मुझे बड़ी हैरानी हुई, आपने कहा कि बांग्लादेश हिंदुस्तान से अलग हुआ। बांग्लादेश हिंदुस्तान का कौन सा हिस्सा था भाई 1971 में? क्या और अगर करना होता, यूके देवनाथ जी, अगर हिंदुस्तान को करना ही होता तो 1971 में क्या हिंदुस्तान उसे अपने साथ में शामिल नहीं कर सकता था? क्यों उसको आजाद देश बनाने की हमने हमेशा से जोर दिया? और बलूचिस्तान को लेकर आपको अगर इतनी ज्यादा चिंता थी इरशाद अहमद, तो जरा उनका भला करने का सोचते आप यूके देवनाथ जी। नैना जी, जब पार्टीशन हुआ तो ईस्ट पाकिस्तान भी भारत से अलग हो गया, और हमारी तरफ से हमने भरपूर कोशिश की कि हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ईस्ट पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान दोनों की को ही उनकी जियोग्राफिक मान्यता को दें जी। ये तो पश्चिम पाकिस्तान के जो लोग हैं वो ईस्ट पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान जब इलेक्शन में जीते उसको पचा नहीं पाए, क्योंकि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में था कि जो भी लार्जेस्ट पार्टी है उसका नेता जो है वो बनना चाहिए प्राइम मिनिस्टर। अब अवामी लीग, मुजीबुर रहमान, ईस्ट बंगाल, ईस्ट पाकिस्तान, वहां पर सबसे बड़ी पार्टी। पश्चिम पाकिस्तान में भी इतनी बड़ी पार्टी कोई नहीं थी,
तो जाहिर बात है कि पाकिस्तान के अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मुजीबुर रहमान को बनना था प्राइम मिनिस्टर। ये उनको हजम नहीं हो रहा था। पाकिस्तान के पंजाबी मुस्लिम तो कभी भी ये टॉलरेट नहीं कर सकते। तो एक दमन चक्र चला जो कि बहुत ही वेल डॉक्यूमेंटेड है इंटरनेशनली रिनाउंड जर्नल्स में। जो भी चीज मैं कह रहा हूं इनमें कोई भी इंडियन लेखक नहीं है, सब रिसर्च जो है यूरोपियंस ने की है, अमेरिकन्स ने की है। इरशाद भाई कभी समय मिलेगा तो पढ़ लेना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बांग्लादेश में क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि शेख मुजीबुर रहमान को 27 मार्च 2071 को बांग्लादेश को आजाद डिक्लेयर करना पड़ा। ये दिखाता है कि उसके पहले आप लोगों ने यानी आपकी आर्मी ने बांग्लादेश में किस निशंस तरीके से कितनी बुरी तरह से बांग्लादेश के लोगों के ऊपर जेनोसाइड किया था। जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार है वो भी वेल डॉक्यूमेंटेड है। किसी भी डॉक्यूमेंट में आप चले जाइए, गूगल कीजिए, अभी यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल रेड क्रॉस आपको ये फिगर्स बता देंगे। तो बांग्लादेश जो टूट के अलग हुआ पाकिस्तान से, वो तो आपकी अपनी गलती की वजह से हुआ। ऐसा ही बलूचिस्तान में होगा। वैसे मैं बताता हूं, मैं चाहता हूं ऐसा ना हो। जी, क्यों सर? मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान एक मजबूत देश रहे। मेरी दिली ख्वाहिश है कि पाकिस्तान एक मजबूत देश रहे। लेकिन इसके लिए अगर पाकिस्तान चाहता है कि बलूचिस्तान उनके साथ रहे, तो बलूचिस्तान के लोगों को खुश रखना ये पाकिस्तान की जो सेंट्रल अथॉरिटीज हैं उनकी जिम्मेवारी है। सर लेकिन 78 सालों में तो ऐसा हुआ नहीं, 79 इयर्स में तो अभी तक ऐसा हुआ नहीं। आपको ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ऐसा कुछ कर सकता है? अगर करना होता उसकी अहमियत तो इतने लंबे वक्त तक ऐसी रही, लेकिन उस बात को नहीं समझा। हाँ, आज उसकी अहमियत नजर आती है। क्यों? क्योंकि अमेरिका का पर्सनल इंटरेस्ट है, उसे पैसे मिल रहे हैं, और अब वहां पर विद्रोह है, वो बोले हम तो एंट्री करने नहीं देंगे। देखिए इरशाद जी चले गए हैं, लेकिन मैं अब जो कुछ बोलूंगा मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस के बतौर बोलूंगा और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो हो रहा है उसके बतौर बोलूंगा। भारत को ये हमारा आकलन है कि अगर पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे तो फिर ये सारे जो टुकड़े हैं ये उधर उधर बिखर जाएंगे और भारत को ये 5-6 अलग अलग टुकड़ों से डील करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सारे जो टुकड़े हैं इन सब जगह आतंकवादी गतिविधियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी, ये आपस में ही लड़ मरेंगे। ऐसे में भारत की जो पश्चिमी बॉर्डर है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगी। तो मेरा आकलन ये है कि एक स्टेबल पाकिस्तान हो, पॉलिटिकली, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली एक मजबूत पाकिस्तान हो, जिसके लिए बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान के जो पंजाब के सुन्नी लोग हैं ये दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों को डंडे के जोर से चलाना बंद करें। पता करें कि उनकी दिली ख्वाहिश क्या है और आस्ते आस्ते दूर दराज के लोगों को वह छोटी छोटी एडमिनिस्ट्रेटिव सहूलियतें दें जो कि वह चाहते हैं। ये एकमात्र तरीका है। भारत में हमने इस मॉडल का बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हुए हमारे दूर दराज के क्षेत्रों में अच्छी तरह से एडमिनिस्टर किया है। जी सर, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, हिंदुस्तान ने तो किया लेकिन पाकिस्तान नहीं करता ना। पाकिस्तान तो अपने लोगों को समझता भी नहीं है और यही एक बड़ी बात अपने आप में हो जाती है। और मेरे साथ में फिलहाल कुछ और खास मेहमान भी ज़रूर यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं। अहमद मस्तिकान जी हैं हमारे साथ में, बलूचिस्तान से कनेक्टेड हैं, वहाँ के पत्रकार हैं। आपका भी बहुत स्वागत है सर। मैं निपुण जी का रुक करूँ, लेकिन इसमें अहमद जी आपसे सबसे पहले समझने की कोशिश कर रही हूँ। अब तो ये कहा जा रहा है कि भाई बलूचिस्तान ने अपना संविधान लागू कर दिया है, पेश कर दिया है। पहले यहाँ के पाकिस्तान के नेताओं के खिलाफ में ये कहा जाए कि वो नोटिस जारी कर देते हैं कि बगैर वीजा के आना नहीं। आज़ादी की लड़ाई ये कहा जाए कि वो अपने पूरे निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है क्या? जी, आपका नमस्कार। जी सर। और जय हिंद। जय हिंद सर। मुझे बहुत खुशी होती है कि जब आप हमें ये टाइम देते हैं। हम आपके हमसाए हैं बलूचिस्तान, हम हिंगलाज माता के हम रखवाले हैं और हमारा भारत माता से बहुत करीबी रिश्ता है। क्या बात है सर। मुझे अफसोस होता है जब वो कुछ नेहरू जी के जो ख्यालात थे कि भाई पाकिस्तान को मजबूत बनाना है, गलत ख्याल है।
पाकिस्तान कमजोर बिकारी मुल्क होके आपके साथ 80 साल से क्या कर रहा है। ये जो विनू नरेवाल को शहीद किया, ये उनकी बेवा के साथ मजाक है जो कोई ये कहे कि हमें पाकिस्तान मजबूत चाहिए। मजबूत पाकिस्तान जो है भारत के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। हम बलूचिस्तान के लोग, अफगानिस्तान जो भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, जो हम ये तासुब नहीं करते हैं कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, क्रिश्चियन कौन है, यहूदी कौन है, इन जैसे लोगों को छोड़कर आपका ये ख्वाहिश होगा कि आप जिहादियों को मजबूत करें। किस दुनिया में आप रह रहे हैं? नहीं तो अब तो ऐसा लग रहा है सर कि इस लड़ाई में अब बलूचिस्तान खुद को ही मजबूत करने के इरादे पर टिका हुआ है। शायद यही वजह है बिल्कुल कि हेरॉफ 2.0 हो या फिर अपने नए कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने की बात है। तो हम आजादी के रास्ते पर निकले हुए हैं, हमारी महिलाएं लड़ रही हैं, हमारे बच्चे लड़ रहे हैं, हमारे बुजुर्ग लड़ रहे हैं। ये हमारे कौम के साथ, हमारी कुर्बानियों के साथ मजाक है कि कोई आके हमें कहे कि पाकिस्तान मजबूत हो। ये तो अमरीकी ये चाहते हैं, ये तो मगरबी जो गोरे हैं वो ये चाहते हैं। ये तो पाकिस्तान उन्होंने बनाया था। पाकिस्तान उनका आउटपोस्ट था वेस्टर्न इंपीरियलिस्ट का। पाकिस्तान आज भी अमेरिका का चेला है, अमेरिका के कहने पे काम करते हैं, उनका रेंटर आर्मी है, ये जिहादी फोर्स है। सर अब तो अमेरिका ने बलूचिस्तान में बड़ा इंटरेस्ट शो कर दिया है। बलूचिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स पर पर्सनल इंटरेस्ट है, चाइना का पर्सनल इंटरेस्ट है, और वो तो यही कह रहे हैं ना, पाकिस्तान तो ये कह रहा है कि जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो उसके बदले में बड़ा पैसा देंगे जो बलूचिस्तान की समृद्धि के लिए इस्तेमाल होगा। मैं आपसे एक अर्ज करता हूँ जी, बलूचिस्तान के लोगों के दिल में भारत माता के लिए बहुत जबरदस्त इज्जत है। हमारे पास अमरीकियों के लिए कोई नहीं है, हमारे पास चीनियों के लिए कुछ नहीं है। कोई क्या, किसी ने क्या दिल्ली में लोगों को पागल कुत्ते ने काटा है कि वो बलूचिस्तान को इग्नोर करें? भाई हम कोई बेकारी मुल्क नहीं है, हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, इससे आपको भी फायदा होगा। आप किस दुनिया में रह रहे हैं? सर आपका ये जो प्रेम है ना, आपका ये जो प्रेम है हिंदुस्तान के प्रति, भारत माता के प्रति, और ये कहा जाए कि वो प्रेम स्नेह और जो इज्जत है यही पाकिस्तान को खलती है, और इसीलिए पाकिस्तान कहता है कि जो नाराजगी है वो हिंदुस्तान की देन है। बलूचिस्तान जो धमाके कर रहा है, बीएलए का जो पूरा एक बड़ा धमाका या बीएलए जो ऑपरेशन चला रहा है, पाकिस्तान के नेता अभी कनेक्टेड थे, वो कह रहे हैं कि वो हिंदुस्तान की देन है। ऐसा है क्या? पाकिस्तान का तो मुंह काला है जी। पाकिस्तान अगर कहेगा कि दिन है तो आप ये बिलीव करें कि रात है। पाकिस्तानी झूठे हैं, एक से एक बढ़िया झूठा है। ये जो है, ये जो पंजाबी पता नहीं कहाँ अपने आप को अरब समझते हैं, कहीं अपने आप को फारसी समझते हैं। ये नहीं कहते कि हम पंजाबी हैं पहले, ये हमारे ऊपर कैसे हुक्मरानी करेंगे? हमारे साथ ये जो कुछ कर रहे हैं आज हिटलर ने नहीं किया था। आपको मालूम है जो इन्फोर्स डिसअपियरेंसेस अर्जेंटीना में 30,000 थे। 30,000 लोग अर्जेंटीना में ये अमेरिका के मदद के साथ उन्होंने अगवा किए थे 75 से 80 सर आप पाकिस्तान की जो मौजूदा स्थिति है, चाहे बात यहाँ पर आसिम मुनीर हो या शहबाज शरीफ, आप उनकी तुलना हिटलर से कर दे रहे हैं क्या? बिल्कुल, वो उससे भी बदतर है। मैं आपसे कहूँ शायद हिटलर तो ईसाई था, ये तो जिहादी हैं, ये तो उनसे 2 हाथ आगे हैं। इनके अंदर कोई इंसानियत नहीं है। इनके ये जो है बलोच को जो हमारे इस पर क्या नाम दिया है, हमारे ऊपर नाम दिया है फितना हिंदुस्तान जी। ये खुद फितना अमरीकी साम्राज्य है, फितना अमरीकी साम्राज्य। ये जनरल आसिम मुनीर, हम हिंदुस्तान के लोगों से अकीदत रखते हैं, हम उनका एहतराम करते हैं। हमें कोई हिंदुस्तान से 1% का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हम माँ से प्यार करने के लिए कोई किसी से पैसे तो नहीं मांगता है भाई। ये कौन सी बात कर रहे हैं? अच्छा, मैं यहाँ पर निपुण जी का रुख करूं, लेकिन उसके पहले एक और सवाल का जवाब दे दीजिएगा यहाँ पर अहमद जी। पाकिस्तान के नेता बार बार जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हैं और हम कहते हैं कि बलूचिस्तान तो आप संभाल लीजिए, आप जम्मू कश्मीर का ख्वाब क्यों देखते हैं? वो तुलना कर देते हैं बलूचिस्तान और जम्मू कश्मीर की। भाई मैं आपसे एक अर्ज करता हूँ, मुझे ये पता नहीं है ये जो
ये जो माइंडसेट आता है ना कि मजबूत पाकिस्तान चाहिए, ये माइंडसेट ही बहुत खतरनाक है हिंदुस्तान भारत के लिए। ये पाकिस्तानी जो हैं, चाहे जिहादी हो, चाहे लिबरल हो, चाहे दारू पीने वाले हो या कुरान पढ़ने वाले हो, वो सब कहते हैं कि कश्मीर हमारे बाप का है। आपके बाप का कश्मीर कैसे होगा? कश्मीर इंडिया का है। आपने ये आपसे अपना मुल्क नहीं संभाला जा रहा है। आपके पास इंसानियत, माइन एंड दाइन का कंसेप्ट ही नहीं है। बिल्कुल। तो आप कैसे किसी चीज को, कश्मीर को या अपने बाप का मुल्क समझ? बड़ी दुरुस्त बात कही। आपकी बातें सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि देखिए, एक तरफ हमारे पड़ोसी मुल्क का एक हिस्सा वो कितनी समझदारी वाली बात करता है निपुण जी, और यही बात है कि एक तरफ अमेरिका का पर्सनल इंटरेस्ट जो क्रिएट किया पाकिस्तान ने, अब उसकी कैसे धज्जियां उड़ती हुई नजर आती हैं। और धज्जियां ऐसी कि अब ये कहा जा रहा है कि खुद बलूचिस्तान के जो नेता हैं वो अमेरिका से कनेक्ट करना चाहते हैं अपनी इस पूरी डील को लेकर भी। अनुज जी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। अनुज जी मैं आ रही हूँ 1 मिनट निपुण जी के बाद। जी नैना जी, मैं सबसे पहले अहमद भाई को, रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के संविधान की बधाई देता हूँ। भारत माता की ओर से, भारत माता का सपुत्र और हम सभी इनको इनके संविधान की शुभकामनाएं देते हैं। मुबारकबाद। पहले तो बात ये, और मुझे तो बड़ा विलम्ब हुआ, मैं तो पहले भी कई बार कह चुका हूँ, ये काम तो बहुत पहले कर देना चाहिए। तब तो घोषणा कर देनी चाहिए कि हम जो है एक आजाद मुल्क हैं और इन पाकिस्तानी जाहलियों के साथ हम रहने वाले नहीं हैं। पहले तो बात ये। और ये जो पाकिस्तान 1947 का बना हुआ है, जबरदस्ती कब्जा किया गया था बलूचिस्तान के ऊपर। और नैना जी, मैं हमेशा एक बात और बोलता हूँ, अब जब भी कभी पाकिस्तान का कोई भी व्यक्ति आपके साथ भी, मैं निवेदन करूंगा आपके चैनल पर भी, जम्मू कश्मीर की बात करें तो इनकी बात सुननी ही नहीं है। जम्मू कश्मीर की तो बात इनके मुंह से निकलनी ही नहीं चाहिए। अगर निकले तो भी इनका कोई वजूद नहीं है, ना कोई तर्क है, ना कोई बात है। हमें बात करनी ही नहीं जम्मू कश्मीर की। तो हमें तो बात करनी है पीओके की, वो कब लौटा रहे हो उसकी बात करनी है। अब यहाँ पर जो अमेरिका का एंगल की बात है, देखिए थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, ये भी इसमें मुझे लगता है चीन की बहुत बड़ी साजिश है। देखिए क्या था कि सीपैक बनाया इन्होंने, चीन और पाकिस्तान ने मिलकर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर। और जिस प्रकार से बलूचियों के जो सपूत हैं, उन्होंने जिस प्रकार से पाकिस्तान और चीन की नाक में दम किया, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चीन ने कहा खुद पाकिस्तान को कि तुम अमेरिका को इसमें इन्वॉल्व करो, ताकि जो तुम मूवमेंट चला रहे हो कहीं ना कहीं उस जो एक आजादी का मूवमेंट है जो बलूचियों का, उसको तुम्हें कंट्रोल करने में मदद मिल सके। रीजन बड़ी बात क्या है कि पाकिस्तान के हाथ में ऑलरेडी कटोरा है। अब यहाँ पर चीन को लगता है कि अगर सारा का सारा पाकिस्तान डिपेंडेंट हम पे रहा तो हमारी इकोनॉमी बर्डन पड़ेगा। बेटर क्या है कि हम पाकिस्तान के थ्रू अमेरिका को जो बलूचिस्तान के लोगों का जो हक है उसको अमेरिका को सुपुर्द कर दें, तो इस बहाने क्या होगा, हमारा सीपैक भी पूरा होगा और अमेरिका को मिनरल्स मिल जाएंगे और पाकिस्तान मजबूती से भारत के अगेंस्ट खड़ा रह जाएगा। लेकिन मरेगा कौन इसमें? जिनका हक है उनका हक मारा जाएगा, और वो है बलूची लोग। तो मुझे तो लगता है कि बलूचियों को, बलूच के लोगों को, भाई हमारे जो एक बहुत बड़ी आवाज है, अभी हमारे साथ जो पत्रकार बैठे हैं, तो मैं तो कहूंगा कि ठीक है भारत सरकार आपकी मदद नहीं कर रही है, लेकिन भारत का बच्चा आपके साथ इमोशनली कनेक्ट है। और बात यहाँ की नहीं, हजारों साल के हमारे संबंध हैं। ये तो 1947 में पाकिस्तान की बदतमीजी से आप अलग हुए हैं, नहीं तो आप हमारे ही थे। वो भी अपनी कुछ मजबूरियां, वो भी डिप्लोमेटिक वे में, लेकिन हाँ इमोशनली तो हम लोग सब एक दूसरे के साथ ही। अनुज माथुर जी कुछ कह रहे थे सर। मैं यही कहना चाह रहा था। देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ नहीं है। पाकिस्तान है क्या? 1947 में भारत के कुछ हिस्से भारत से अलग कर दिए गए। ये जो अफगानिस्तान की बात कर रहे थे वो अशाक अहमद या व्हाटएवर हुएवर ही इज, उनको पता ही नहीं है कि भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते हजारों साल पुराने, सदियों पुराने। क्या इतिहास उनको बिल्कुल इतिहास का वो उनका दिमाग बिल्कुल बंद है, क्योंकि उन लोगों को ये समझाया गया है कि सिर्फ भारत विरोध करके वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूं कि बलोच जो है वो कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। मैंने आपको इतिहास थोड़ा सा बताया, मैं आपको पूरा वैदिक काल से उसका इतिहास बता सकता हूं कि कैसे, कब, कहां बलोचिस्तान में क्या हुआ। बिल्कुल सर।
कैसे हुमायूं के टाइम पे क्या हुआ होगा, और ये सब पता है। आज जो परिस्थिति है ये बिल्कुल साफ है, और मैं अहमद भाई का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, और मैं उनको बहुत सलाम करता हूं। बहुत अच्छे सुलझे हुए विचारों के व्यक्ति हैं। ब्रेक का है इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप सभी प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं लाइव।